हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कनाडा के अंदर अपना बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे हुए भी, और कौन कौन से बैंक अकाउंट कनाडा के अंदर होते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कितनी उसके ऊपर फीस लगती है, कैसे आप लोग फीस बचा सकते हैं, कैसे आप लोग 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर आप लोग उन बैंक से कैसे आप लोग फ्री मनी कमा सकते हैं 1000 से $1200 तक बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाले। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बैंक्स का ही एक और टॉपिक शेयर करूंगा, जिस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन बैंक्स कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देती है पैसे सेव करने के लिए और उन पैसों को ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ कौन कौन से ऑप्शंस देती है जिस केस के अंदर आप लोग पैसे अपने ग्रो तो कर सकते ही हैं, लेकिन साथ ही में आप लोग ईयर के अंदर अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। सो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कनाडा के अंदर कैसे अपने पैसे सेव कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर। तो उसी टॉपिक को मैं आगे इलेबोरेट करता हूं। सबसे पहला ऑप्शन जो आप लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन बैंक्स मिलकर देते हैं, जिसके अंदर आप लोग अपने पैसे सेव तो कर सकते ही हैं, साथ ही साथ अपने पैसे ग्रो भी कर सकते हैं, और उन ग्रो हुए हुए पैसों को आप लोगों को टैक्स भी नहीं पे करना है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कौन सा अकाउंट है और इसके कौन कौन से आप लोगों के प्लस पॉइंट्स हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग पैसे तो बचा ही सकते हैं, साथ में ग्रो भी कर सकते हैं, और ग्रो हुए पैसों के ऊपर आप लोगों को टैक्स नहीं देना है। तो इस अकाउंट का नाम है TFSA अकाउंट, जिसको हम लोग टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने किसी बैंक अकाउंट खुलवाया है कनाडा के अंदर, या फिर आप लोग कनाडा में रहते हैं, या फिर आप लोग कनाडा में आने का प्लान भी कर रहे हैं, जब भी आप लोगों की जॉब लग जाए या जब भी आप लोग पैसे कमाना शुरू कर दें और आप लोगों को इतना पैसा हो कि जिस केस के अंदर आप लोग पैसे सेव भी कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपने बैंक्स में जाके ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसका नाम है TFSA अकाउंट। इसके अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट आप लोगों को एक लिमिट देती है हर साल। अगर आप लोग इस साल कनाडा आ रहे हैं, जो कि 2024 है, तो आप लोगों को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लिमिट मिलेगी $7,000 की। तो इस केस के अंदर अगर आप लोग पैसे कमा रहे हैं और पैसे कमाने के साथ साथ आप लोग पैसे सेव भी कर रहे हैं, उस सेव हुए हुए पैसों को आप लोग अगर टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं, और डालने के बाद अगर आप लोग उस 7,000 के ऊपर कुछ भी पैसे एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा पैसों के ऊपर आप लोगों को टैक्स नहीं पे करना है, एज पर द कैनेडियन गवर्नमेंट रूल्स। आप लोग उस टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट्स के अंदर आप लोग GIC कर सकते हैं। GIC होता है फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। एक ऑप्शन होता है कैशेबल GIC, एक ऑप्शन होता है नॉन कैशेबल GIC। आप लोग $7,000 या उससे कम भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन $7,000 से ज्यादा आप लोग 1 साल के अंदर उस अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। अगर आप लोग डालते हैं $7,000 से ऊपर, तो आपको 1% टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है पेनल्टी के तौर पे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग TFSA में सपोज करिए $7,000 डालते हैं और GIC करवाते हैं, GIC के अंदर सपोज करिए आपने 4 महीने बाद वो पैसे अपने GIC TFSA अकाउंट से निकाल लिए। निकालने के बाद आपको इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग उस साल के अंदर वो $7,000 दोबारा TFSA के अंदर डिपॉजिट नहीं करवा सकते। वो $7,000 आप लोग नेक्स्ट ईयर डाल पाएंगे अपने अकाउंट के अंदर, लेकिन उस साल आप लोग नहीं डाल पाएंगे। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को सपोज करिए 7,500 की लिमिट मिलती है, और उससे प्रीवियस ईयर में आपने 7,000 जमा करवाए थे और वापसी निकाल लिए थे, तो इन टोटल आप लोगों को 14,500 की लिमिट मिल जाएगी। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर TFSA के अकाउंट में 14,500 के हिसाब से आप लोग जमा करवा सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी साल, जिस साल भी आपने वो पैसे निकाले, आप उस साल का कॉन्ट्रीब्यूशन उतना रूम खो देंगे, तो आप लोगों को उसके अगले साल वो पैसा वापसी डालना होगा, अगर आप लोगों की इच्छा है तो। कंपलसरी कुछ नहीं है। अगर आप कंट्रीब्यूशन लिमिट से ऊपर जाते हैं, तो आप लोगों को 1% पेनल्टी के तौर पे देना होगा गवर्नमेंट को हर महीने का।
तो ये होता है TFSA अकाउंट, जिसके अंदर आप लोग अपने पैसा डाल सकते हैं। इस TFSA के अंदर आप लोग GIC, जैसे मैंने आपको बताया, करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग स्टॉक्स में भी डील कर सकते हैं, ETF में भी डील कर सकते हैं। सो आप लोगों को सारे ऑप्शन इस अकाउंट के अंदर मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है आप लोगों का पैसे ग्रो करने का, पैसे बचाने का, और साथ ही साथ इस ऑप्शन के अंदर आप लोग अपनी रिटायरमेंट भी प्लान करते हैं। इस अकाउंट का नाम है RRSP अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर आप लोग अपने बचाए हुए पैसे आप लोग इस अकाउंट को खुलवा के डाल सकते हैं। इस अकाउंट में भी गवर्नमेंट ने आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करी हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सो रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट, जिसको यहाँ पे बोला जाता है, वो आप लोगों का रिटायरमेंट के लिए काम में आता है। जो भी आप लोग इनकम कनाडा में सेव करेंगे, उसके ऊपर आप लोग दो तरीके के आप लोगों को, आप कह सकते हैं इंश्योरेंस कह लीजिए या पेंशन कह लीजिए, वो आपको देनी होती है। एक होती है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एक होती है CPP होता है कनाडा पेंशन प्लान। सो आप लोग जो भी इनकम, अगर $1000 इनकम अर्न कर रहे हैं, तो कुछ परसेंटेज आप लोगों को CPP के तौर पे गवर्नमेंट को जमा करवानी होती है। ये CPP होता है कैनेडियन पेंशन प्लान। तो इस केस के अंदर जो भी आप पैसा कैनेडियन गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो आपको आपके रिटायरमेंट लेने के बाद गवर्नमेंट आप लोगों को वापसी एज इन इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट आप लोगों को वापस करती है। लेकिन जो भी आप लोग पैसा इस CPP में कटवाते हैं, मेरे को जहां तक लगता है वो इनफ होता नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड करा है, जो कि है RRSP अकाउंट का। और ये सेविंग्स अकाउंट आप लोगों का बैंक के साथ खुलता है, और उसके अंदर भी आप लोग बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के साथ ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में होता था, जो भी आप लोग पैसा इस पे बचा रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट में भी वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट ये है कि जब भी आप लोग इस अकाउंट में से पैसा निकालेंगे बाहर, जो भी आपने ग्रो करा हुआ है मनी, तब आप लोगों को उस साल की इनकम के हिसाब से, जो भी आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से आप लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि जो भी आप लोग मनी RRSP अकाउंट में जमा करवा रहे हैं, जितना भी, जैसे अगर आपने $1000 डिपॉजिट करवाया, जो 2024 में डिपॉजिट करवाया $1000, तो जब आप 2025 में 2024 के टैक्सेस फाइल करेंगे, तो उस $1000 के ऊपर जितना भी आपका इनकम का जो आपका टैक्स स्लैब बनता है, उतना परसेंटेज आप लोग टैक्स भी सेव कर लेंगे। तो आपको टैक्स सेव करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छी ऑप्शन है RRSP। और साथ ही साथ जो अगर आप लोग अपने रिटायरमेंट तक ये पैसा जमा कराते रहते हैं और सेव करते रहते हैं, तो RRSP के तौर पे आप लोगों को रिटायरमेंट के अंदर ज़्यादा मंथली इनकम आप लोग अर्न कर सकते हैं। CPP तो आएगा ही आएगा, आप लोग अपने बैंक से ही बात करके कह सकते हैं। सपोज करिए आपने $1000 आपने रिटायरमेंट तक सेव कर लिए, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे इन $1000 में से हर महीने $100 एज अपनी इनकम मेरे को अपने अकाउंट में चाहिए। तो बैंक आपके हिसाब से डिवाइड करके $100 आपके अकाउंट में हर महीने डालता रहेगा। सो उस केस के अंदर आप लोगों ने टैक्स भी सेव कर लिया। लेकिन आप लोग जब उसको बाहर निकालेंगे पैसे को, तो आप लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ आ जाएंगे, आप लोग RRSP खुलवाएंगे, जब आप लोग रिटायरमेंट होंगे, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। वो आपको अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आपका बैंक आपको ऑप्शन बता देंगे, और आप उसी हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है RRSP अकाउंट ओपन करवा के अपना टैक्स भी बचाने की और अपने रिटायरमेंट भी प्लान करने की। अब इसके अंदर एक रूल और आता है। सपोज करिए कि आपकी इनकम साल की $1000 है। सो आप लोग RRSP अकाउंट के अंदर उस $1000 का 18% या उससे लेस ही डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप लोग 18% से ऊपर गए, तो फिर वही चीज आएगी कि आप लोगों को अपना 1% के हिसाब से हर महीने गवर्नमेंट को पेनल्टी के रूप में देना है, जब तक आप उस अमाउंट को अपना 18% या उससे नीचे नहीं ले आते। और साथ ही साथ अगर आपका जो 18% है वो 29,000 समथिंग अमाउंट है, वो अमाउंट मैं आप लोगों को नीचे अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा एग्जैक्ट अमाउंट। वो अमाउंट अगर आप लोगों का 18% क्रॉस कर रहा है, तो आप लोग उस अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 29,000 है और आपका सैलरी का जो इनकम है स्लैब है वो 18% अगर आप लोग निकालते हैं और वो 29,000 से ऊपर जा रहा है 18%,
सो आप लोगों की लिमिट है 29,000। 29,000 से ऊपर आप लोग नहीं जा सकते। एग्जैक्ट एक्चुअल मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग इस वीडियो के नीचे देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट कितना है। ठीक है, तो ये रूल है, आप लोग RRSP अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब हमारा थर्ड ऑप्शन आता है जो आपको मदद करेगा टैक्स बचाने में भी और साथ ही साथ घर लेने में भी। अगर आप लोगों को अपना पहला घर खरीदना है जिसमें आप लोग खुद जाके रहने वाले हैं, अगर आप लोगों को अपना पहला घर खरीदना है, आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है FHSA अकाउंट खुलवाने की, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन अगर आप लोग इस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ अपनी ये सेविंग्स करेंगे भी तो इसके अंदर आप लोगों को टैक्स बचाने में भी मदद होगी, आप लोगों को पैसा ग्रो करने में भी मदद होगी और साथ ही साथ आप लोगों को अपना पहला घर कनाडा में खरीदने में भी मदद होगी। तो इसके रूल्स क्या कहते हैं? इसके रूल्स कहते हैं कि आप लोग FHSA अकाउंट अपने बैंक के साथ ओपन करवाइए, अपना हार्ड अर्न मनी जो आपने सेव करा है वो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट पर पर्सन है $8,000, तो 8,000 या उससे लेस आप लोग हर साल इसमें जमा करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी रूल ये है कि जब भी आप लोग जमा करवाएंगे उसके बाद आप लोगों को 5 साल मिलेंगे कि आप लोग हर साल अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। $8,000 हर साल आप लोग जमा करवा सकते हैं 5 साल तक। 5 साल के बाद आप लोग इससे ज़्यादा पैसा जमा करवा नहीं सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को 15 ईयर्स का टाइम पीरियड मिलता है, जिसके अंदर आप लोग वो जो आपने मैक्सिमम लिमिट $8,000 है, अगर सपोज करिए आपने 8,000 का 8,000 जमा करवाया तो उस केस के अंदर 8,000 इंटू 5 ईयर्स इज इक्वल टू 40,000। तो आप लोग 40,000 मैक्सिमम जमा करवा सकते हैं उस अकाउंट में। और मैक्सिमम जमा कराने के साथ सपोज करिए आपने हाई रिस्क पोर्टफोलियो के अंदर आपने म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया उस अकाउंट के अंदर, तो लेकिन आप 5 साल बाद घर नहीं ले सकते, आपके पास आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपने इतना सेव नहीं किया एक्स्ट्रा और कि आप लोग घर ले पाए या इंस्टॉलमेंट नहीं पूरी कर सकते। तो आपके पास 15 ईयर्स का टाइम पीरियड है उस अकाउंट को रखने के लिए। और हाई रिस्क के अंदर सपोज करिए आप 10 साल बाद या 11 साल बाद आपके वो 40,000 $100,000 जो कि $1,00,000 होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो गए और आपने तब वो पैसे निकाले अपने घर खरीदने के लिए। उस पैसे पे कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, आप लोग सीधा घर खरीद सकते हैं। आप लोगों का वो पैसा FHSA अकाउंट से सीधा आप लोगों के घर के परचेजिंग के अंदर चला जाएगा, जो आप लोग डीलर को देंगे या ब्रोकर को देंगे या जिससे भी आप घर खरीद रहे हैं आप उसको वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके प्लस पॉइंट ये भी है कि आप लोगों को टैक्स सेव करने में मदद करेगा। जो भी आप लोगों ने $8,000 या जो भी आप लोग जमा करवाएंगे $8,000 या उससे लेस, सो हम मान के चल रहे हैं $8,000, सो जो भी आप लोगों की उस साल की इनकम होगी, सपोज करिए आपने 2024 के अंदर वो $8,000 डिपॉजिट करवाए हैं, तो जो भी आप लोगों की इनकम होगी और जो भी आप लोग जिस स्लैब में भी अपने उसके टैक्स ब्रैकेट में आ रहे होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को $8,000 के ऊपर टैक्स सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करा है तो आपका टैक्स रिफंड आएगा, बनेगा। आप अगर TFSA खुलवाएं, FHSA खुलवाएं या फिर आप लोग RRSP खुलवाएं, हर इन सब के अंदर आप लोग GICs भी करवा सकते हैं, नॉन कैशेबल कैशेबल भी करवा सकते हैं। आप लोग म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, कोई भी म्यूचुअल फंड्स आप लोग खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब अकाउंट्स के अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अपने बैंक एडवाइजर जो भी आप लोगों का एडवाइजर होगा, कभी आप लोग करवाते हैं ये सब खुलवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोग उससे जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा डायरीज।